आइए बेटा 36वें टेस्ट का डिस्कशन हम लोग आज करते हैं। कैसे हैं आप लोग? पेपर तो बहुत आसान रहा होगा, आसानी से आप कर भी ले गए होंगे, क्योंकि इस लास्ट टेस्ट में हम ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं दिए थे। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस छोटे छोटे हमने कई बढ़ा दिए थे पेपर, ताकि आप अच्छे से दें, आसान पेपर लगे और आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा रहे कि हाँ हमारे नंबर अच्छे आए हैं, और भगवान करे कि नंबर सदैव आपके अच्छे ही आए। ये हमारा आशीर्वाद है मेरे लाल, आप सबको सदैव। आइए क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, समय वेस्ट ना करके। कह रहे एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज। कह रहे साहब बताइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब कि आयोनाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें किस एलिमेंट में ज्यादा देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के। जिस एटम की साइज जितनी छोटी होगी उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने ही करीब होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें सबसे छोटा एटम कौन सा भैया? हीलियम। हीलियम छोटा है भी और फुलफिल्ड ऑर्बिटल रख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका फुलफिल होता है उसे हमें एनर्जी और देनी पड़ती है बेटा, तो हीलियम इसमें करेक्ट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं बेटा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजिली अंडरगो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, अगर आप यहां देखें तो ये एटम ए है और ये एटम ए है, ये एटम ए है और ये एटम बी है। ये दोनों हेटेरो एटम हैं। हेटेरो एटम के बीच जब भी आप लिसिस कराएंगे, बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट होता है बेटा। जैसे अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर निगेटिव, और इनकी कम है तो इस पर पॉजिटिव। और बॉन्ड जब आप यहां से तोड़ेंगे तो एक पर आएगा प्लस और एक पर आएगा माइनस। ये जो लिसिस हो रहा है ये हेटेरोलिसिस है। और अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है या ऑलमोस्ट सेम है, अगर हेटेरो एटम भी हो और उनके मध्य इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, तो उस केस में भी बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो होमोलिसिस होता है। और जब भी होमोलिसिस होता है बेटा तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं और फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं। और जब हेटेरोलिसिस होता है तो सदैव आयंस बनते हैं, एक कैटायन बनता है और दूसरा एनायन बनता है। एक कार्बोनियम आयन अगर कार्बन है और दूसरा कार्बन आयन अगर कार्बन है। तो फिलहाल यहां पूछ रहे हैं कि किसमें होमोलिसिस हो रहा होगा। तो अगर आप यहां देखिए दोनों एटम क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहां होमोलिसिस होने की संभावना प्रबल है। स्पष्ट? आइए जरा अगले क्वेश्चन पर। करें मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हमें मैच कराना है। पहला कह रहे साहब ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, और ये मेथिल फॉर्मेट है। दोनों का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक एसिड है और दूसरा एस्टर है। जाहिर सी बात है अगर एक एसिड और दूसरा एस्टर है तो इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है। ऐसे दो आइसोमर जिनमें डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप का होता है, ऐसे दो आइसोमर को हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। तो इनका जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो ये निकल करके आएगा भाई, ए का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहां अगर आप देखिए ये 1 ब्यूटीन है और ये है 2 ब्यूटीन, यानी इस ब्यूटीन में इन पहले पोजीशन पे है और इसमें इन सेकंड पोजीशन पर है। तो जाहिर सी बात है कि इन का पोजीशन बदल रहा है। तो दोनों कौन से आइसोमर हुए? पोजीशन आइसोमर। इसी को रिजियो आइसोमर भी कहा जाता है। तो इनका भैया मैचिंग थर्ड वाले कॉलम से होगा। कह रहे डाई एथिल ईथर एंड मेथिल प्रोपिल ईथर।
यह है डाई एथिल ईथर। यह डाई एथिल ईथर। यह मेथिल प्रोपिल। ये तो हम आइसोप्रोपिल बना दिए हैं। यह मेथिल प्रोपिल ईथर और यह है डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर और मेथिल प्रोपिल ईथर ये दोनों एक दूसरे के, देखिए इस तरफ मेथिल ग्रुप लगा है, इस तरफ प्रोपिल ग्रुप, यानी कि जब बाई वैलेंट एटम के अराउंड एल्काइल ग्रुप चेंज हो तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के भैया हो गए मेटामर्स। कह रहे ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ये देखना, ये ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन, और यह है 2 मेथिल प्रोपेन। ये देखना, यहां कितने कार्बन का चयन है? 4, और यहां कितने कार्बन का चयन है? 3। तो ये अगर चयन बदल रहा हो, रूट वर्ड चेंज हो रहा हो, तो एक दूसरे के दोनों चयन आइसोमर कहलाते हैं। तो डी वाले का हो जाएगा 4th। अब इसमें आप चेक कर लीजिएगा, पहले का 1, दूसरे का 3rd, तीसरे का 2nd, यही पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे एन इलेक्ट्रॉन कैन इंटर इनटू द ऑर्बिटल व्हेन। ठीक है, ये एक्चुअल में एल है बेटा, ये एल है, ये भी एल है, 1 नहीं है, एल है, तो आप जान रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन इंटर फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल व्हिच हैव मिनिमम n+l वैल्यू। जिसका n+ वैल्यू कम होगा, जिस ऑर्बिटल का n+l वैल्यू कम होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा। n क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे मैच द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इनका ज्योमेट्री भी आपको बतानी है। तो ये हुआ x डैश, हम मान ले रहे हैं ये Cl है और दूसरा F है, तो जाहिर सी बात है कि इनका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर। दूसरा मान लीजिए बन गया ClF3। ठीक है, अब इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, यानी 2 लोन पेयर भी तो होगा। ठीक है, तो अगर आप इनको देखें तो 2+3 sp3d, sp3d वाले केस में अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में शेप इनका निकल के आता है टी शेप। ये हो जाएगा, बीच में Cl हो जाएंगे। इसको साफ साफ थोड़ा बना दें ऐसे। ये Cl हुआ, यहां F, यहां F, यहां F। लोन पेयर जो जाएगा वो इक्वेटर पर जाएंगे। इसी को अगर आप सीधा कर देंगे, यही शेप कैसा निकल के आएगा? टी शेप।
तो इनका जो होगा भैया ये, इसका जो आ जाएगा ये टी शेप हुआ, इनका शेप हो जाएगा लीनियर x x-5 यानी ClF5। इसके पास एक लोन पेयर हुआ, 5 और 1 कितना हो गया 6। जाहिर सी बात है कि इनका होगा शेप स्क्वायर पिरामिडल। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। तो 6 इसके पास लोन पेयर और ऑर्बिटल मिला करके हो गए, ये हो गया Cl F F F F F। ठीक है, तो यहां आ जाएगा लोन पेयर। इनको अगर आप मिलाओगे तो मिला लीजिए जरा कलर बदल करके, देखना ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो इनका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ये है I x x डैश। क्लियर? अब अगर आप x x डैश को लेकर के चल रहे हैं 7 को, तो हम इसको IF7 कह दे रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा निकल कर आएगा बेटा, ये होगा sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहां I F F F F F, एक F ऊपर और एक F नीचे। ठीक है, ये हो गया बेटा। ये ऐसे नीचे भी पिरामिड जाएंगे तो इसका हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इनका जो कॉलम मैच करेगा वो सेकंड वाले से मैच करेगा। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे एमंग ग्रुप 16th एलिमेंट्स व्हिच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर। जाहिर सी बात है कि जो प्योरली मेटालिक नेचर शो करेगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन देगा, वो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करते। तो भैया याद कर लीजिए, ये जो पोलोनियम है ये -2 ऑक्सीडेशन अपने ग्रुप में शो नहीं करता। 52 नंबर देखें। कह रहे हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहे द बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। अब अगर आप यहां देखें तो ये है H2O, ठीक है, H2S, H2SE, H2TE। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। तो नियम से देखा जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन H2O एक्चुअल में यहां नहीं बिलोंग करता, H2O यहां बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में बन करके आता है। तो ये गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, जिस वजह से इनका जो मास होता है वो बढ़ जाता है और आपस में मॉलिक्यूल ज्यादा मॉलिक्यूल से अटैच हो जाते हैं। इन्हें अलग करने के लिए हमें हीट ज्यादा देनी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट इनहांस कर जाता है। क्लियर? तो नियमता देखा जाए तो सबसे ज्यादा H2O का होगा, फिर H2TE का, फिर H2SE का, फिर H2S का। तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है बेटा। अब हम दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं। कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के आधार पर अगर देखा जाए तो H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर मेंबर्स। एक नियम से देखा जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अदर मेंबर से कम होना चाहिए, ठीक है, इन देयर ग्रुप, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बहुत ज्यादा होता है इन वाटर, इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कह रहे इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जाहिर सी बात है कि सेकंड जो स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है,
अगर एक्सप्लेनेशन टर्म होता तो आप कहते कि साहब एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है बेटा, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। कह रहे व्हिच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। कह रहे साहब बताइए, H2E, E मतलब एलिमेंट है, जैसे ये अगर आप यहां देखें तो ये H2O है, H2S है, H2SE है, H2PE है, H2PO है। अब अगर आप यहां देखें बेटा, तो हम अगर इनको आइसोलेट करें तो ये हुआ PO और ये देखिए H2O हुआ। तो अब अगर आप यहां देखें तो बांड यहां छोटा है और यहां बांड क्या है, बड़ा है, तो इसके टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो क्या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई? नहीं साहब, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम निकल करके आएगी। तो नियमतः अगर आप देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा H2O का, H2S, H2SE, H2PE और H2PO, ये ऑर्डर निकल करके आएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। अब देखना इसमें जो निकल करके आ रहा है सबसे ज्यादा H2O का, उससे कम H2S, उससे कम H2SE, H2PE और H2PO। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे साहब बताओ इनमें कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहली चीज कह रहे साहब PbF4 इज कोवेलेंट, गलत। Pb ये सबसे बड़े साइज का कैटायन है, ठीक है, और यहां पर F- ये सबसे छोटा एनायन है अगर हैलाइड में देखा जाए तो। लार्जर कैटायन और स्मॉलर एनायन अगर मिलते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और यहां पर क्या लिखा गया है? कोवेलेंट इन नेचर। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ये गलत स्टेटमेंट है और पूछ रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला इनकरेक्ट हो गया भैया। दूसरा कह रहे साहब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज इजीली हाइड्रोलाइज, बिल्कुल करेक्ट। कह रहे जर्मेनियम टेट्राहेलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज मोर स्टेबल देन GeX2, बिल्कुल करेक्ट। ऊपर से जब आप नीचे आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो जर्मेनियम देखिए यहां पर है, इनका +4 और +2 में +4 ज्यादा स्टेबल होगा, +4 +2 में +4 ज्यादा स्टेबल होगा, इनका +4 +2 में +2 ज्यादा स्टेबल होगा। इसके केस में ऐसा क्यों होता है? यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। इनके भी केस में +4, इनका भी +4, इनका +4 पाया ही जाता है, दो बैलेंसी शो ही नहीं करते ये, न ये +2 शो करता है न ये +2 शो करते हैं। ये बात जब केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बेटा, क्लियर। ऐसे SnF4 में आ जाए। SnF4 क्या है? आयनिक नेचर का है, क्योंकि टिन लार्जर साइज का कैटायन बना रहा है और फ्लोराइड स्मॉलर एनायन, तो लार्जर कैटायन और स्मॉलर एनायन आयनिक नेचर के हो गए। ऐसे इसको भी आयनिक होना था, लेकिन ये क्या बता रहे हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट नहीं, आयनिक होगा, इसलिए तो कोवेलेंट वाला जो नेचर शो हो रहा है ये गलत नेचर है। स्पष्ट? आइए अगले क्वेश्चन पे बेटा। करें द इजी ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। याद रखें ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ये जेनान। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाती है, ठीक है, इनमें पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है बेटा, पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, और जितने पोलराइज्ड होंगे इनके मध्य डिस्पर्सन फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। स्पष्ट? तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने का मतलब कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा, या कह सकते हैं कि इनका वेट बढ़ता जाएगा, तो उड़ाने के लिए हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो नोबल गैसेस के केस में एज साइज इंक्रीजेस
बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। स्पष्ट। 56 नंबर क्वेश्चन देखें। कर द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल इज, कैसा निकल करके आएगा? तो जरा इनका स्ट्रक्चर देख लें भैया। ये ज़ेनान है, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन गया, इन दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 2 4 और 2 6, सारे यहां से गायब हो गए, एक लोन पेयर बचा और प्लस 1 2 3 4 इसके साथ बॉन्डेड एटम लगे हैं, 5 निकल करके आया, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। स्पष्ट। sp3d। अब sp3d अगर निकल करके आया है तो यहां पर अगर आप देखें तो जो इनका शेप आएगा बेटा ट्राइगोनल बाइपेंडल, इनका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो यहां हो जाएगा ये ज़ेनॉन, ठीक है। लोन पेयर जो जाएगा इनका वो जाएगा यहां पर इक्वेटर पर बेटा, ये लोन पेयर यहां गया, यहां और यहां एटम लगे होंगे, यहां लगा ऑक्सीजन, यहां लगे ऑक्सीजन और यहां लग गए फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर आप इनका शेप देखें तो कैसा निकल करके आया? शेप सीसा शेप निकल करके आया। इसी का इसे पलट दीजिए, ऐसे लगा दें, सीसा शेप बन करके आया। क्लियर? सीसा शेप। बेटा अगले क्वेश्चन पर देखें। कह रहे हैं, अच्छा इस पे टिक लगाया कि नहीं हम लोगों ने? ये सीसा शेप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? अब जरा देखना ध्यान से। ये HF हुआ, HCl हुए, HBr हुए, HI हुआ। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है थर्मल स्टेबिलिटी उसकी घटती जाती है, क्योंकि जरा सा भी आप हीट करोगे तो बॉन्ड टूट जाता है। तो हीट करने पर अगर टूट जाए कोई तो उसी को थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो ये स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होगा। जितना जल्दी जो टूटे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O3 इज या आर। कैसा बताइए, ओजोन के केस में कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहले तो आप ये जान लें, ये ओजोन है, इसको चाहे आप ऐसे बनाओ या इसी को आप ऐसे बना सकते थे, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये रेजोनेंस कर रहे हैं। तो रेजोनेंस करने की वजह से ये और ये बॉन्ड दोनों बराबर होंगे बेटा। स्पष्ट। तो दोनों का बॉन्ड लेंथ होगा बराबर। ये हुआ A, ये हुआ B, तो A इक्वल टू किसके होगा? B के। दूसरा कह रहे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक। नहीं साहब, ये जो ओजोन है ना ये जल्दी से टूट करके O2 में कन्वर्ट हो रहा होता है, या ऐसे आप कह सकते हैं इसको। और इसका जो डेल्टा H होता है ये निगेटिव है। ये प्रोसेस कैसा है बेटा? एक्सोथर्मिक, क्योंकि ओजोन लेस स्टेबल है और O2 मोर स्टेबल है। तो लगातार ओजोन टूट टूट करके O2 में कन्वर्ट हो रहा है। और कह रहे साहब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। दूसरा कह रहे साहब ओजोन इज डायामैग्नेटिक। बिल्कुल करेक्ट, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। कह रहे ओजोन हैज बेंट स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात, स्ट्रक्चर दोनों का देखिए कैसा है, बेंट ही है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर? 60th नंबर क्वेश्चन पे आ जाए।
कह रहे P2O5 इज हीटेड विद वाटर। ये है P2O5, इनका हम पानी से रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन क्या करा रहे हैं, इनको पानी में ऐड कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का ये होगा उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में ये कन्वर्ट होगा। ये बनेगा H3PO4। इसी को आप चाहे कहें फास्फोरिक एसिड, या इसी को आप कह सकते हैं बेटा आर्थो फास्फोरिक एसिड। स्पष्ट? यही एसिड बनेगा, तो ये नाम इसका डी होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये OH हुआ, ये OH हुए, ये OH हुए और ये O हुआ। ट्राई बेसिक होगा, इसकी बेसिसिटी 3 है। मोर हाइड्रेटेड एसिड को आर्थो एसिड कहा जाता है। स्पष्ट? अगला देखें जरा। कह रहे नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम P। वो कह रहे साहब नाइट्रोजन जो है ये N2 बनाते हैं, लेकिन फास्फोरस जो है ये P4 बनाता है बेटा, ये P4 बनाता है। ठीक है, ये इसको नहीं बनाते, 3 बांडे नहीं बनाता, या मल्टीपल बांडे जल्दी नहीं बनाते। कारण उसके पीछे क्या है? क्योंकि इनकी साइज बेटा बड़ी। जाहिर सी बात, अगर साइज बड़ी होगी तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, या अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा भी तो वेरी वेरी वीक होगा। तो अब इसमें देखिए जवाब हमें ढूंढना है। कह साहब ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एटम। गलत। फास्फोरस फास्फोरस के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच होता है, साइज छोटी होती है, ओवरलैपिंग इजीली हो जाता है। कह रहे साहब पी पाई बॉन्डिंग इज स्ट्रांग। अगर पी पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होता तो फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होता। स्पष्ट? कह रहे साहब पी पाई बॉन्डिंग इज वीक। बिल्कुल करेक्ट, पी पाई बॉन्डिंग इसमें वीक होता है, यही कारण है कि फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। इसमें आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। डी वाले में देखें, कह रहे मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म इजिली। नहीं साहब, ये मल्टीपल बॉन्ड इजिली नहीं बनाता। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन देखें। अब अगर आप सोचें कि साहब मल्टीपल बॉन्ड तो बना ही रहा है यहां पर, तो फास्फोरस और दोनों फास्फोरस नहीं है, एक फास्फोरस है दूसरा ऑक्सीजन है, इसकी साइज छोटी है, तो छोटी होने की वजह से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जा रहा है बेटा। अगले क्वेश्चन में आ जाए। 62nd 62वें क्वेश्चन में कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। कह रहे साहब नाइट्रोजन के लिए कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करें इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत हाई है, बिल्कुल करेक्ट। करें डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। नहीं साहब, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं, यही तो है नाइट्रोजन। 1s2 2s2 और 2p3। जरा बताइए, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, क्या इसमें m सेल है? थर्ड ऑर्बिट है। अगर थर्ड ऑर्बिट होता तो उसमें d होता, थर्ड ऑर्बिट ही नहीं है तो इसमें जाहिर सी बात है कि d ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए। कह रहा कौन स्टेटमेंट गलत है? क्लियर? और इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल, बिल्कुल करेक्ट। इट्स मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल, बिल्कुल सही है, साइज होती है इसकी छोटी। करें आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जाहिर सी बात है कि अगर आप इनकी साइज निकालें, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो साइज देखिए क्या है, यही तो ऑर्डर बनकर के आएगा। हमसे 3 पूछा गया तो 3 ही हम इसमें दिखा रहे हैं। क्लियर? इसमें ऑर्डर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे बकमिंस्टर
फ्यूलर इज। तो बकीबाल शेप किसको बोलते हैं? C60 को। कार्बन के जो एलोट्राप होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्राप, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होते हैं और फ्यूलरीन होता है। फ्यूलरीन में 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है C60, एक होता है C70। तो C60 वाले को बकीबाल कहा जाता है। स्पष्ट? आइए जरा भैया अगले सवाल पर। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक फास्फेट। तो ये है H3PO4। अगर हम इनके 1 मोल से वाटर बाहर कर दें, ये है आर्थो फास्फोरिक एसिड, तो ये बनेगा HPO3। इसे हम कहेंगे मेटा फास्फोरिक एसिड। ये क्या बना भैया? मेटाफास्फोरिक एसिड। स्पष्ट? ये जो मेटाफास्फोरिक एसिड होते हैं बेटा, ये अनस्टेबल एसिड होता है। इट एग्जिस्ट एज साइक्लिक पॉलीमेरिक फॉर्म। ये इस रूप में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, HPO3 होल N, जहां पर N क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अगर हम यहां पर N को रख दें 2, जैसे अगर हम N इक्वल टू रख दें 2, तो ये हो जाएगा H2P2O6। अगर हम N की वैल्यू रख दें 3, तो H3P3O9। अगर हम N की वैल्यू रख दें 5, तो हो जाएगा H5P5O15। देखिए H5P5O15, कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, सी वाला आंसर मैच कर रहा है। स्पष्ट? इस साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा। करें स्टेटमेंट 1, ब्राउन रिंग टेस्ट कैन बी डन फॉर नाइट्रेट इन द presence of फेरिक आयन स्टेट। फेरिक आयन, तो पहली बात तो आप ये जान लें कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ठीक है, नाइट्रेट का ही होता है, लेकिन वो फेरिक आयन की उपस्थिति में नहीं होता, फेरस आयन की उपस्थिति में होता है बेटा, फेरस आयन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। और यहां पर जो फेरस आयन की उपस्थिति में होता है, तो फेरस आयन को वो +2 से वो उसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। तो कह रहे साहब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन चेंजिंग फ्रॉम +2 to +1 इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहे फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। अगर इनका हम लोग रिएक्शन देखना चाहें बेटा, तो इसमें रिएक्शन आप देख सकते हैं। H2SO4 डाला जाता है, नाइट्रेट, या ये चाहे आप यहां साल्ट ले लें चाहे नाइट्रिक एसिड ले लें, बात एक ही है। ठीक है, और ये करता क्या है? फेरस सल्फेट HNO3 को रिड्यूस कर देता है और ये इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये होगा Fe2SO4 होल थ्राइस नाइट्रिक एसिड बनेंगे और पानी का फॉर्मेशन होगा। यहां पर 6 हो गया, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, होता क्या है, हम अगर हमें पता चला कि नाइट्रेट आयन मौजूद है हमारे रेडिकल में, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस साल्ट में एसिड मिलाते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट मिलाया जाता है। ठीक है, तो जहां पर हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन होता है
और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सल्फेट मिलाते हैं जब, उन्हीं दोनों सोल्यूशन के जंक्शन पर ये ब्राउन रिंग बनता है। अब इसमें आगे क्या होता है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये करता क्या है, उसी के अंदर मौजूद रिमेनिंग फेरस आयन को, ये है जो फेरस आयन अंदर क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है, ऐसे इस रूप में रहता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या करता है, इसी को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो जब इसको रिड्यूस करेगा तो ये खुद जाकर के NO अंदर इंटर कर जाता है बेटा, और वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर आ जाता है। यही हमारा बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, छल्ला बन करके आता है। यहां पर जो NO है ये NO प्लस के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और यहां पर भी आयरन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। आप चेक करके देख सकते हैं, इसका -2 हुआ, इसका +1 हुआ, तो -1 बराबर के उस तरफ जाएगा। तो ब्राउन रिंग में आयरन +1 स्टेट में है, यहां पर देखिए आयरन क्या है +2, तो +2 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये +1 में। क्लियर, यही छल्ला दोनों सोल्यूशन के जंक्शन पर प्राप्त होता है बेटा, ब्राउन ब्राउन कलर का। ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, यानी कि पहला स्टेप क्या हुआ, रिडॉक्स का हुआ। इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ फेरस फेरिक में जा रहा है और नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में जा रहा है, यानी कि पहले स्टेप में फेरस आयन फेरिक में जा रहे हैं और नाइट्रेट आयन NO में जा रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, फेरस +2 आयन फेरस +1 आयन में जा रहे हैं और NO जो है ये कन्वर्ट हो रहा है NO प्लस में, NO प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। स्पष्ट हुई बातें, यानी कि इनका रिडक्शन हो रहा है और इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आपसे मोटा मोटी पूछा जाए कि जो 2 स्टेप में ब्राउन रिंग टेस्ट कराया जाता है, पहले स्टेप में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं और दूसरे स्टेप में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज नेम्ड एज Na2FeCN5NO। यह है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ध्यान रखिएगा जितने आयरन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो NO होता है, NO ये प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एक्चुअल में अगर NO होगा तो इसे हम नाइट्रोसिल कहते हैं, अगर NO प्लस के रूप में होगा तो नाइट्रोसिल, और इसी में बेटा नाइट्रोसिल नहीं बल्कि नाइट्रोसोनियम कहा जाएगा, नाइट्रोसोनियम, तो आई लग जाएगा इसी में, इस नाम से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको NO प्लस को कहें नाइट्रोसोनियम, तो नाइट्रोसोनियम ये पुराना नाम है और नाइट्रोसोनिमाइल ये मॉडर्न नाम है, तो ये जिसमें होगा वही करेक्ट होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप नाम लिखना चाहेंगे, ये हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिलियम नाइट्रोसोनिमिल फेरेट, क्योंकि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में निगेटिव या कह सकते हैं एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है, निगेटिव पार्ट में है। क्लियर बात, तो इनका नाम जो होगा ये होगा सोडियम पेंटासाइनो, चाहे पेंटासाइनो कहें चाहे पेंटासाइनाइडो कहें, नाइट्रोसिल या नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसिल बल्कि नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियमाइल फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 होगा। यहां पर इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। क्यों, ये +2 हो जाएगा, ये +5 हो जाएंगे, ये +1 हो जाएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो क्लियर बात।
+5 नहीं, -5 होगा, -5। तो ये टोटल नेट निकल कितना आ गया, -5 -4, और ये हो जाएगा -4, तो टोटल होगा +4। तो अगर +2 है तो ये भी +2 हो जाएगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 निकल करके आएगा। वही देखिए यहाँ पर लिखा गया है बेटा। क्लियर? ये आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लें। कर द 5d ऑर्बिटल आर designated as dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर। ठीक है, एक्स में देखिए एक छूट गया है, इसी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। करें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें चूज करना है। कर द शेप ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिटल आर सिमिलर बट दैट ऑफ 4th and 5th आर डिफरेंट। नहीं साहब, जो पहले 4 हैं 1 2 3 और ये 4 ये सेम है। भाई आप ऐसे देखिए, ये हो गया dxy, ये हो गया dxz, dyz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया डी जेड स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये जो पहले 4 हैं इनका शेप कैसा है, सिमिलर है, और इस वाले का शेप कैसा है, डिफरेंट है। स्पष्ट? तो इसमें देखिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं। करें शेप ऑफ ऑल भी गलत हो जाएगा। द शेप ऑफ फर्स्ट 4 ऑर्बिटल्स आर सिमिलर बट दैट ऑफ 5th ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं इन द रिएक्शन 2H2O2 और 2H2O O2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। कह रहे द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज 0.68 किलोग्राम पर आवर। कह रहे व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ये है ट्वाइस ऑफ H2O2, ये जा रहे हैं ट्वाइस ऑफ H2O में, और किस में जा रहे हैं, O2 में। अगर इस रिएक्शन का रेट आप निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ रेट ऑफ H2O2 हाफ रेट ऑफ H2O इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ O2 के। क्लियर? तो अगर रेट ऑफ O2 आप निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा हाफ ऑफ द रेट ऑफ H2O2। ये हो गया हाफ इनटू, अब इसका क्या है, मोल पर किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन यहां दिए हैं मोल पर किलोग्राम नहीं बल्कि मोल पर आवर में होना चाहिए, लेकिन ये किस में दिए हैं, मास में दिए हैं। तो हम इसको पहले किस में काउंट कर लें, मोल में। ये हो जाएगा 0.68 इंटू 10 की पावर 3 इतना ग्राम, और H2O2 का मोल का वेट कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, 34। अब ये निकल करके आ जाएगा 34 दूना 0.02। ठीक है, और ये हो जाएगा 34 दूना 2 से कट जाएगा 0.01 इंटू 1000, यानी आ जाएगा 10 मोल पर केजी। ठीक है, तो हमको भैया इसका किलोग्राम में बताना रेट, तो हो जाएगा 10 मोल पर केजी है, तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो हो जाएगा 10 इंटू 32 कितना निकल करके आया, 320। अब इस 320 को हमको किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.32 किलोग्राम पर आवर।
तो ये O2 का रेट निकल करके आया। ठीक है, इसमें पहले किसका पूछें? O2 का। तो ढूंढिए पहले 0.32 किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। हो सकता है ये ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन हम चेक कर लें पहले पूर्णतया ये सही है कि नहीं। अब यहां जरा देखना, ये हो जाएगा हाफ रेट ऑफ H2O इक्वल टू हाफ रेट ऑफ क्या हो जाएगा? H2O2। हाफ ऑफ दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो रेट ऑफ H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका देखना 0.68 इंटू 10 की पावर 3 अपान 34। निकल कितना आ गया इसका? 20 मोल पर आवर। तो अब इसका जो 20 निकल कर क्या आया भैया, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ये देखना, रेट ऑफ H2O इक्वल टू हो जाएगा 20, ये मोल है, इसको आप मास में कन्वर्ट करिए, इसके मालपर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, ये हो जाएगा 360 ग्राम पर आवर। तो मीन्स को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.36 किलोग्राम पर आवर। तो इधर देखना जरा, H2O का जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फॉर्मेशन होगा ये 0.36 किलोग्राम पर आवर होगा, ये 0.36 किलोग्राम पर आवर। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। अक्सर सवाल या तो मोल में पूछे जाते हैं, या कंसंट्रेशन में पूछे जाते हैं, या मास में। हमने क्या किया, इसको किलोग्राम में पूछ लिया। मास में तो दिया ही है मास के टर्म में, लेकिन ग्राम में ना पूछ के किलोग्राम में पूछ लिए हैं। अच्छा, किसी भी सवाल का पूरा जो इंफॉर्मेशन होता है बेटा, आप हमेशा उसको मोल के टर्म में ज्ञात करेंगे, तभी आपको पूरा इंफॉर्मेशन सही मिल पाएगा। क्लियर? आइए 70th नंबर क्वेश्चन पे करें, अरेंज द स्पीसीज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसमें आप हमेशा याद रखिएगा POM, ये किसका ऑर्डर भैया? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। डाइक्लोरोबेंजीन के केस में सदैव ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये आपको लर्न करना होगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये। और पैरा का ज्यादा सबसे इसलिए होता है क्योंकि इसमें पैकिंग अच्छी हो जाती है, एकदम बिल्कुल सीधे होते हैं तो पैकिंग इसमें अच्छी होती है। जितने तगड़ा पैकिंग होती है उस कंपाउंड की या उस क्रिस्टल की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं, डाइपोल मोमेंट जिसका सबसे ज्यादा होगा। अब जरा बताइए, डाइपोल मोमेंट अर्थों का ज्यादा होगा कि पैरा का ज्यादा होगा? अर्थों का ज्यादा होगा। तो जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं बेटा, तो अब देखिए यही भाग करके ये यहां आ जाता है, यानी कि O फिर M और फिर P। तो सबसे ज्यादा जो निकल करके आता है बॉइलिंग पॉइंट, ये अर्थों का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। और मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा निकल के आता है वो पैरा, फिर अर्थो, फिर मेटा। ये ऑर्डर याद रखिएगा भैया, एकदम इसको खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, एकदम ये ऑर्डर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप फंसे तो ये ट्रिक याद रखिएगा। क्लियर? उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पर चलें। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर करें, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड विल बी। पहले तो आप ये जान लें, ये कीटोन है। अगर आप इनका HX से रिएक्शन करा रहे हैं तो बॉन्ड यहीं से टूटता है। ठीक है, जब बॉन्ड टूटेगा तो देखिए ये RCO माइनस, R यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इन पर जो अटैक जब आप कराएंगे, तो अगर हम पहला अटैक H प्लस का कराएं और इसमें पहला अटैक हम X माइनस का कराएं, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं पहले, तो देखिए ये बनेगा ये हुआ COH, और अगर इसमें X माइनस न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो ये बनेगा RCO माइनस RX, लग गया ये स्पष्ट। अब जरा यहां देखना, ये लेस स्टेबल होंगे
और इसमें सारे एटम का ऑक्टेट पूरा है, तो ये क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। यहाँ देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन का भी पूरा है, कार्बन का भी पूरा, और जो एल्काइल लगे हैं और हैलाइड सबके ऑक्टेट पूरे हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये मोर स्टेबल होगा। तो रिएक्शन हमेशा उसी रूट को फॉलो करता है जिस रूट से जाने पर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता हो, तो इसलिए रिएक्शन इस रूट के थ्रू जाएगा ऐसे। और इस रूट में कौन पहले अटैक कर रहा भैया, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद प्रोडक्ट मतलब इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ये देखना, टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट। इसमें ढूंढिए टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट कहाँ आ रहा है, टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्लियर, याद कर लें, एल्डिहाइड कीटोन, या कह सकते हैं एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, या कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, वो जब रिएक्शन करते हैं तो उनमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो टेट्राहेड्रल एनायन इंटरमीडिएट बन करके आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे परसेंटेज यील्ड ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर एट डेफिनिट टेम्परेचर। ठीक है, ये रिएक्शन आपके सामने भैया। ये रिएक्शन कैसा है देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, और घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है तो प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गाड़ी प्रोपोर्शनल क्या होता है, परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि परसेंट यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भैया, टेम्परेचर के। अब जरा यहां देखना, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा उसका परसेंट यील्ड सबसे कम होगा, यानी कि जिसका परसेंट यील्ड सबसे ज्यादा होगा उस केस में टेम्परेचर सबसे कम होगा, यानी T1 सबसे ज्यादा होगा, T2 उससे कम, और T3 सबसे कम। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लाट किया गया है वो किस किस टेम्परेचर पर प्लाट किया गया, वही टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा परसेंट यील्ड प्राप्त करने के लिए हमें टेम्परेचर सबसे कम रखना होगा। ठीक है, ये देखना जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाएंगे, मतलब देखिए यहाँ परसेंट यील्ड घट रहा है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा होगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1 का होगा, उससे कम T2 का होगा, और सबसे कम T3 का होगा। तो ऑर्डर जो निकल करके आएगा ये पहला ही ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा भैया, ये ऑर्डर करेक्ट होगा। स्पष्ट, ये देखिए परसेंट यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, जिसका परसेंट यील्ड सबसे ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 73 पे। करे द प्रोडक्ट C विल बी, सी को बना लेते भैया, सी को, ये है ये हो जाएगा एसिड, ठीक है। उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन कराइए, ये अर्थोजाइलिन है। ठीक है, ये बना थाइलिक एसिड। ये बना अमोनियम थाइलेट।
ठीक है। और जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा थाइलामाइड में। ये बना थाइलामाइड, PH थाइलामाइड। और इसी को जब आप स्ट्रांग हीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रांग हीटिंग करेंगे तब इसमें से अमोनिया निकल जाएगा, डीअमीनेशन हो जाएगा। यहां से NH2 और यहां से H निकलेगा, कंपाउंड ये बन जाएगा। ये क्या बना? थाइलीमाइड। ये थाइलामाइड है और ये थाइलीमाइड है बेटा। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बनेगा थाइलीमाइड। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? वो साई का स्क्वायर लिया जाता है। अगर साई और आर में अगर हम ग्राफ निकालते तो अगर साई स्क्वायर ना होता तब ये ग्राफ सही होता। एक यहां पे नोड बनते, एम्पलीट्यूड प्लस और माइनस भी आता, वेव्स हमारी प्लस माइनस आती। लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे, ये प्लस था ये माइनस था, तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कहां चला जाएगा? ऊपर। ग्राफ हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? इस साई स्क्वायर में और आर में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और रेडियस में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी घटती जा रही है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्लियर? या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें PCl5 से रिएक्शन कराया जा रहा है। PCl5 करेगा क्या भैया? यहीं पर ऐसे देखना, यहां जब आप तोड़ोगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजॉइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। ये देखना, यही आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे पर मैग्नेट का रिएक्शन इस स्पीसीज X से कराया जा रहा है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये करेगा क्या? इस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन तब जब ये ऑक्सीडाइज्ड होने योग्य होंगे तब। ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? जो अपने कम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। कौन नहीं हो सकता? जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? ये ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये +3 से +4 में चला जाएगा। अगर आप यहां परमैंगनेट लगा दें, फेरस फेरिक में चला जाएगा। अगर आप यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहां MnO4 लगा दें, और यहां पर जो सल्फेट है ये सल्फेट में ही रह जाएगा अगर आप यहां पर लगाएंगे, यानी कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कारण क्योंकि यहां सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। कह रहे साहब कौन स्पीसीज ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कौन X नहीं हो सकता। तो कौन नहीं हो सकता भैया? सल्फेट नहीं हो सकता। यहां पर जो X है ऑक्सीलेट हो सकता है, फेरस हो सकता है, सल्फाइड हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सल्फेट नहीं हो सकते। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे साहब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडॉक्स कपल, रिडॉक्स कपल दिए हैं।
ए प्लस जा रहा है ए में, कितना दिए हैं बेटा इसका, कितना दिए हैं, डी 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 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। दूसरे का कितना दिए भैया, 0.5 वोल्ट। ये बी प्लस से बी का 0.5 वोल्ट, सी प्लस 2 से सी का, इसका कितना दिए बेटा, 0.3, 0.5, 0.75 वोल्ट के। और डी वाले का कितना दिए हैं, इसका दिए हैं 0.90 वोल्ट। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्ट किसके होता है, एसआरपी के, एसआरपी के। और वहीं पर रिड्यूसिंग पावर अगर देखा जाएगा इन्वर्सिव किसके हो जाएगा, एसआरपी के। तो जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। आप इसमें ढूंढिए सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है, डी का, इस वाले कपल का। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका सबसे कम होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप हम लोग इसमें देखें ध्यान से तो क्लियर। इसमें बेटा ये देखिए, ये माइनस लगा हुआ है यहां पर भी, और ये भी माइनस लगा है। तो ये माइनस आपके पेपर में है और ये माइनस है, पेपर में आपके सही है, यहीं पर गलत दिया हुआ था, सही हो गया। अब देखिए जरा, इसमें सबसे ज्यादा एसआरपी किसकी है, डी वाले कपल की, और सबसे मिनिमम किसकी है, सी वाले कपल की। तो डी और सी जिसमें होंगे वही हमारा करेक्ट होगा। तो इसका देखिए मैक्सिमम एसआरपी और ये मिनिमम एसआरपी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। आपके सामने पूरा लिखा है, ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी के, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी के। आप इसको कहीं अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, पढ़ाया तो गया ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। दिख रहा है बेटा, कह रहे कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोलिन corresponding to the different EMF value as shown in diagram below. Then species undergo disproportionation, मतलब कि कौन species disproportionate हो रहा होगा। अब जरा ध्यान दें, अगर ClO3 माइनस को देखें तो ये पीछे भी जाए और आगे भी जाए, ये देखिए डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ। तो अगर इस रिएक्शन का अगर ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो ये रिएक्शन होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये पीछे जाएगा ये हो जाएगा -1.82 वोल्ट, और ये आगे जा रहा है 1.5 वोल्ट, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में। यानी कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। अगर हम HClO को ले लें तो HClO ये पीछे भी जा सकता है, यानी कि रिड्यूस भी हो सकता है, और ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं। मतलब आगे रिडक्शन हो रहा है, पीछे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ये ClO3 माइनस में जा रहा है और ये आगे Cl2 में जा रहे हैं, तो इसका जब E निकालोगे तो जब पीछे जाएगा तो -1.5 वोल्ट, और ये आगे जा रहा होगा तो 1.595 वोल्ट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। एग्जैक्ट करेक्ट ये रिएक्शन हो रहा होगा, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इट मीन्स कि HClO किस तरह वर्क कर रहा होगा, एज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की तरह। रिएक्शन वही प्रोसीड करेगा, वही स्पॉन्टेनियस होगा जिसके सेल का EMF पॉजिटिव होगा। स्पष्ट। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, HClO।
इसका आप चेक कर लीजिएगा, अगर ये पीछे जाएगा तो माइनस, आगे जाएगा तो प्लस, माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ऐसी भी निगेटिव आ जाएगी, यही HClO निकल करके आ रहा होगा। 79 नंबर में आ जाए, कह रहे फॉर एन आइडियल गैस रिएक्शन 2A + B और C + D में जा रहे हैं, ठीक है। तो यह है 2A + B C + D में जा रहे हैं। इनका अगर आप Kp निकालोगे तो याद रखिए मोल्स ऑफ C मोल्स ऑफ D अपान मोल्स ऑफ A का स्क्वायर मोल्स ऑफ B, टोटल प्रेशर अपान टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम का पावर डेल्टा n। ये फार्मूला याद रखिए। अगर Kc इसका पूछा जाता तो Kc आप निकालते मोल्स ऑफ C मोल्स ऑफ D अपान मोल्स ऑफ A का स्क्वायर मोल्स ऑफ B डॉट 1 अपान वॉल्यूम का पावर डेल्टा n। ये जो डेल्टा n है ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ये 2 मोल हैं और ये 3 मोल हैं, 3 निकल करके आ जाएगा बेटा -1। तो हो जाएगा Kp = NC/ND अपान Na का स्क्वायर डॉट Nb। ये हो जाएगा P अपान N, ये P अपान N है ना, ध्यान दीजिएगा फार्मूला पढ़ते हैं PV = nRT के, ठीक है। तो P अपान N = क्या हो जाएगा, RT अपान किसके हो जाएगा, V के। तो हम प्रेशर अपान मोल के स्थान पर RT अपान V लिख सकते हैं। ये हो जाएगा RT अपान V का पावर यहां हो जाएगा -1। इसी को जब आप पलट दोगे ये देखना Kp = हो जाएगा NC/ND अपान Na स्क्वायर डॉट Nb V अपान RT। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है इसका। क्लियर, आपके सामने है, फार्मूला याद कर लीजिएगा फटाफट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हाईली स्टेबल बेटा, जब इसको आप हाइड्रोजनेट करोगे यानी इसमें हाइड्रोजन आप ऐड करोगे तो ये ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, ज्यादा से कम की तरफ आएगा, यानी ज्यादा स्टेबिलिटी से कम स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा होगा। इसे हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ये ज्यादा स्टेबल है तो E1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अब यहां देखना ये अपने से कम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात अगर मोर स्टेबल है तो इसको हाइड्रोजनेट करने के लिए हमें एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन पहले वाले से कम देनी होगी। उसके बाद E2 होगा और सबसे कम किसका निकल करके आएगा, E3 का। तो ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी E1 E2 E3, इसमें आंसर जो करेक्ट होगा ये डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। यह है एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन पकड़ लीजिए, ये ठीक है। क्या करा रहे हैं इनका भैया, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के चल रहे हैं KMnO4 के साथ। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, हालांकि यहां पर बाद में एसिडिफाई किया गया होगा, वो दिखाया नहीं गया है। और फिर यहीं पर सोडा लाइम लगा रहे हैं। ये बेंजीन बना लिया। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्लियर, अगले सवाल पे आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। कौन SN2 मैकेनिज्म के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट, ठीक है। और आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किसका बन रहा होगा, इस छोटे वाले मेथिल हैलाइड का। तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी जो SN2 का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होते हैं,
उससे कम रिएक्टिव ये होते हैं, उससे कम रिएक्टिव ये होते हैं, और सबसे कम रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के प्रति टर्शियरी एल्किल हैलाइड की होती है। तो ये तो बिल्कुल एकदम इजी सवाल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कह रहे 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार 298 केल्विन इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम। याद रखिएगा, किसी भी आइडियल गैस का अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, या वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, या स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन हो रहा है, ये 3 टर्म याद रखिएगा। इन 3 टर्म में सदैव वर्क डन आइडियल गैस का हमेशा 0 निकल करके आता है। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। यहां पर देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, हो सकता है ज्यादातर लोगों के ये 84 नंबर वाले क्वेश्चंस ना हो पाए हों, तो जरा इसको गौर से देखें, ध्यान से देखें सवाल को भैया। देखिए, ये हमारा कंपाउंड है, इनका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं PCC के साथ। जब इसको आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुआ। इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं? इथाइलिन ग्लाइकाल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकाल के साथ, ठीक है। इनका एसिटल फॉर्म बनेगा। अब सवाल उठता है कि ये जो अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये एल्डिहाइड से पहले रिएक्शन करेगा या कीटोन से पहले रिएक्शन करेगा? यस, एल्डिहाइड से करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा है। ये देखिए रिएक्शन हो कैसे रहा होगा। यहां से देखा दोनों H और यहां से O, ऐसे पानी निकलेगा, कंपाउंड देखिए बन करके आया। बना। उसके बाद फिर क्या होगा? CH3 MgBr से हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये जो CH3 MgBr है, ठीक है, ये CH3 MgBr इससे रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोटेक्ट हो गया। ओके, वो करेगा क्या? कीटोन से रिएक्शन। तो बॉन्ड यहां से देखिए टूटा, निगेटिव यहां पॉजिटिव, ये टूटा निगेटिव, यहां क्या आया? पॉजिटिव, और ये मेथिल यहां अटैक करेगा और ये Mg यहां जाकर के लगेगा, तो कंपाउंड देखिए बन करके आया। ठीक, अब आगे क्या किया जा रहा है? इसको हाइड्रोलाइज किया जा रहा है। ये 1 इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं हम, तो जब इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये भी टूट जाएगा। यहां देखना, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये भी टूट जाएगा। इधर H, इधर OH, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस। तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया। और ये पुनः जो है 2 OH आएगा, पानी निकल जाएगा यहां से, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। या अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ OH हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ से फिर वाटर निकल जाएगा OH, और यहाँ से H। और क्लियर कर लीजिए आप, अगर मान लीजिए आपका दिमाग ना काम कर रहा हो भाई। स्पष्ट? ये चेक करिए आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो रहा होगा। तो इसमें ये वाला आंसर करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। यही इक्वेशन है हमारा। अगर हम इसको ऐसे लिखें,
यहाँ माइनस बजाय हम यहाँ प्लस लगा दें, 0.059/2 log। अब ये जो नीचे था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये हो जाएगा y = c + m × x। ये हो गया x, ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया स्लोप। ठीक है। अब देखिए ग्राफ किस में प्लाट किया गया है, EMG प्लस mg में, यानी इसमें लिया गया, और ये देखना log mg प्लस में। इंटरसेप्ट c होगा, ये इंटरसेप्ट हुआ c, और ये थीटा डिग्री क्या निकल के आएगा, स्लोप। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि पहले KOH से रिएक्शन कराया गया, तो पहले KOH से करा दो। ये गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस वाला सवाल है बेटा। ये यहां से H निकला, यहां से OH, यहां से पानी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ये इस कंपाउंड से। देखिए क्या ब्रोमीन टूटेगा, नहीं साहब, यही तो टूटेगा, यही जाकर के अटैक कर देगा, यहां से K+ हटेगा। ब्रोमीन नहीं टूटेगा क्योंकि रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा होगा, डायरेक्ट एरियल हैलाइड है, और ये बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइल हैलाइड पहले टूटेगा, यही जाके इसके यहाँ पर लग जाएगा भैया। तो कंपाउंड देखिए बन करके आया। ये सब आसान आसान सवाल थे बेटा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और आंसर अपने आप नाचता हुआ आपके पास आता। ये देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, चेक कर लीजिए। क्या पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, NCH2Br? हाँ बिल्कुल यही करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन? कौन प्राइमरी अमीन नहीं दे रहा होगा? अगर आप इनके साथ कराएंगे तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए कराते चलिए। ये बना प्राइमरी अमीन, इनके साथ कराइए, ये भी प्राइमरी अमीन बना, यहां पर भी NH2 मौजूद है, लेकिन ये है एरोमेटिक अमीन। यहां पर भी देखिए एक्सेस में लेकर चलेंगे कि पुनः रिएक्शन करेगा नहीं, एक बार करेगा, रिएक्टिव H इसका निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहीं लग जाएगा, प्राइमरी अमीन बना ये भी। इनको जरा रिड्यूस कर दीजिए, ये CH2 में जाएगा, ये कौन सा अमीन बन गया, ये बन गया सेकेंडरी अमीन। कह रहे साहब किसमें सेकेंडरी अमीन बन रहा होगा, यानी किसमें प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा, इसमें प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा है। कह रहे एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट, इसमें नाइट्रोजन नहीं मौजूद होता, ये है K2HgI4, इसी को हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। स्पष्ट। 89 नंबर क्वेश्चन देखें। करेक्ट टर्शियरी अल्कोहल आर रजिस्टर टू ऑक्सीडेशन बिकॉज, एक तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये देखना, क्योंकि यहां से H और यहां से अल्फा H दोनों निकल करके रिएक्शन करते हैं। ऐसे देखना CH3 CH2OH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो जब ये ऑक्सीडेशन करता है बेटा तो यहां से H निकलता है और प्लस यहां से H निकलते हैं, यही H निकल के बाहर आते हैं, ये 2 H निकलता है, ये O, यहां से H2O निकला और CH3CHO, ये क्या बना लिया, एल्डिहाइड।
तो अल्फा H से और ये रिएक्टिव H निकल के बाहर आते हैं, इसके पास अल्फा H है ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन ये करेगा नहीं। दूसरे तीन बल्कि ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट कर रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट यहाँ कॉज कर रहे होंगे, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो रहा है। ओके, लार्ज प्लस आई एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से भी H नहीं निकलेगा अगर ऑक्सीडेशन करना भी चाहे तो। इसमें कई कारण होंगे अल्फा वाले, ये तीनों सारे कारण हो जाएंगे इसमें। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब अगर आप यहां देखें तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट का, O2 के साथ बर्निंग की जा रही है और वाटर के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है भैया। तो अब अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो इसमें अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा Ln2O3, ये ऑक्साइड बनेगा। वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे होंगे भैया, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, तो ये बना X और ये बने Y। और जब आप एसिड से रिएक्शन कराओगे तो अगर मान लीजिए हम HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं इसका, HNO3 से, तो ये मेटल नाइट्रेट बनेगा और गैस कौन सी रिलीज हो रही होगी? H2। अगर H2SO4 से कराएंगे तो सल्फेट बनेगा और गैस कौन सी रिलीज हो रही होगी? H2। तो यहां पर जो Z निकल रहा होगा ये H2 गैस निकल रहा होगा। तो हमारा देखिए X क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड कहाँ है? ये है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे H2 यहाँ पर भी तो रिलीज हो रहे होंगे, ये प्लस H2 यहाँ रिलीज हो रहा होगा बेटा, हाइड्रोजन भी तो रिलीज हो रहा होगा ना, क्योंकि इसका OH एक H रह गया तो H यहाँ जा रहा होगा। ये बना हमारा X, ये बनेगा Y और ये बनेगा Z। यहाँ पर मेटल के साल्ट भी बनेंगे, तो लिखा नहीं गया है तो H2 तो निकल ही रहा है। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। स्पष्ट? बस सारे क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ डिस्कस करे गए बेटा। अच्छे से आप पढ़िए, लगिए, पेपर अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।